हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पॉलिटी में 2015 से 2019 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, हम लोग उनकी सीरीज को लेकर आ जाए हैं। ये आज आपका तीसरा पार्ट है। बाकी के दो पार्ट जो उन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो अच्छे पढ़ने में, जिनको लगता है कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना, मेरे अंदर जुनून है, तो वो ये 300 क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी जो है हर एक एग्जाम में, भारत का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस ना आते हों, इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से, ठीक है। तो हम लोग देर ना करते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? देखो, जो जहां पर हमें एक्सप्लेन करना है मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा वो यही बनेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो आपका पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946, ठीक है। बाकी हम इसके चारों ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए इसके चारों ऑप्शन। इसके 4 ऑप्शन है लॉर्ड पाथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। बताइए इसमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो था ये नहीं आया था कैबिनेट मिशन के साथ में। 3 लोग आए थे, पाथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कब आया था? 1946 में आया था। और किसने भेजा था कैबिनेट मिशन को, यह भी याद रखना है। तो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने ही भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था। तो 4 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। 3 नाम इनके, कब आया 1946 में और किसने भेजा था यह भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे भाई हम लोगों का जो देश था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन जो संविधान लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो भाई ये जो बीच में जो आपके टाइम पीरियड बच रहा है इसमें किसका शासन था? तो याद रखिएगा, इसमें जो शासन था वो था 1935 के भारत सरकार अधिनियम का शासन था। ये हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा उस समय पर शासन चल रहा था, यानी कानून व्यवस्था चलाई जा रही थी। इसी को अधिराज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन ने कहा था कि तब तक भाई ये चलेगा, और इसी को अधिराज भी कहा जाता था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन पसंद है, लेवल अच्छा है, तो प्लीज एक लाइक चाहिए और एक कमेंट में अच्छा सा लिख दीजिए कि सर क्वेश्चन अच्छे हैं या जो भी आपके मन में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर या किस अधिवेशन में हुई थी? बताइए सबसे पहले कब हुई थी इसकी मांग, यानी किस अधिवेशन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फैजपुर, यानी फैजपुर अधिवेशन 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग हुई थी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। 1936 आपको डेट याद रखना है, ठीक है। और किस अधिवेशन में हुई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में संविधान की मांग हुई थी। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? हम लोगों ने अभी भी बात किया कैबिनेट मिशन के बारे में, तो उसमें कितने सदस्य होने थे? तो सबको ये पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 2015 और 19 के बीच में। तो 389 हो जाएंगे। आपको एक याद रखना है, 292, 93 और 4 ये सदस्य थे टोटल। और ये कौन से सदस्य थे इसके लिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं। चलिए, ये है वो जो 292, 93 और 4 मैंने लिखा था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मैंने इसीलिए लिखा था कि जो 389 सदस्य जो होने थे वो इन्हीं 3 में डिवाइड थे, याद रखिएगा। 292 प्रतिनिधि, 93 प्रतिनिधि और 4 प्रतिनिधि। जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं।
आप 300 क्वेश्चन सीरीज करने के बाद में आपको ये लगेगा कि मैं पॉलिटी में कुछ पढ़ा हूं और मुझे कुछ आता है पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जिस पॉलिटी में आपको टॉपिक वाइज कोई दिक्कत हो रही है कि हां सर मुझे अनुसूची से दिक्कत हो रही है, मुझे भाग से दिक्कत हो रही है, मुझे आर्टिकल से दिक्कत हो रही है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए कमेंट में, मैं उस चीज का जरूर लेकर आऊंगा। रही बात आर्टिकल की क्लास की, तो आर्टिकल की इंपॉर्टेंट क्लास हो चुकी है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आर्टिकल आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। बाकी और भी किसी चीज की आपको पर्टिकुलर क्लास चाहिए, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, पार्लियामेंट, किसी के बारे में भी आपको अलग से क्लास चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जरूर क्लास लेकर आऊंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, सबको पता है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनका लड़का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, जनता चुनती है, वो बनता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। जो आपकी उद्देशिका है उसमें लोक कल्याण का जो शब्द है वो नहीं है। बात करते हैं तो कौन कौन से शब्द उद्देशिका में है, तो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सारी चीजें जो हैं वो उद्देशिका में। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उद्देशिका में लिख सकते हो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ठीक है, अवसर की समता, इसी सब के बारे में बात की गई है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्नता, पंथ निरपेक्ष, इतनी चीजों की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का सेपरेट वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक का, पॉलिटी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए तो मैं वो जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको कमेंट में लिखना होगा, तभी तो मैं जान पाऊंगा ना कि आपको किस चीज का या किस टॉपिक में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। यकीन मानिए उस टॉपिक से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आपको। चलिए, तो अगर आपको उद्देश्य का क्या ही अलग से वीडियो चाहिए तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये सीरीज चल रही है जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं आपको। इसका राइट आंसर होगा वकीलों का स्वर्ग। जो भारतीय संविधान है इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और भी इसको संविधान को एक चीज और कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इसको कहा जाता है उधारी का थैला। यह भी कहा जा सकता है उधारी का थैला, इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी जो चीजें हैं संविधान की वो आपकी अदर कंट्रीज से भी ली गई हैं, यानी उनको लिया गया है। जैसे आपने देखा होगा ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, सारे जगहों से लिया गया, कुछ ना कुछ चीज कॉपी की गई है। इसीलिए इसको उधारों का थैला भी कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल से क्वेश्चन है। आपको पता है कि एग्जाम में अगर 3 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आर्टिकल से आते हैं। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने भी थे वो सारे खत्म कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पढ़ने में मन लगता है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो आप जरूर नीचे जाइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में भाषण एवं बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर इसी में मैं 19(1) जोड़ दूं तो ये प्रेस की स्वतंत्रता हो जाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24, बच्चों के शोषण से संबंधित। कहने का मतलब क्या है
कि आप जो बच्चे 14 साल से कम हैं आप उनको अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकते हो या कहीं पर आप उनको काम पे नहीं रख सकते हो। जो आर्टिकल नंबर 23 है ये संबंधित है बलात्श्रम से, यानी किसी को आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो किसी भी जगह पर। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बच्चों को आप कंपनी में काम नहीं करा सकते हो, भले ही वो बच्चा कहे कि मुझे काम करना है, मुझे जरूरत है, तब भी आप उन्हें कंपनी में मत रखिए। ठीक है, अगर उसको जरूरत है तो आप हेल्प कर दीजिए, रुपए पैसे दे दीजिए जिसकी जरूरत है, लेकिन आप उसे काम पे ना रखिए। और इसमें क्या अनुच्छेद 23 में इसमें एक आ गया है कि इंसान जो है वो 14 साल से बड़ा है बच्चा, लेकिन आप उसे जबरदस्ती काम पर नहीं रख सकते हो। अगर वो मना कर रहा है तो आप उसे काम पर नहीं रख सकते हो। जो आपका आर्टिकल नंबर 17 है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी छुआछूत से संबंधित है। ये आर्टिकल 19 मैंने अभी बताया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। बाकी जो आपको पूरी आर्टिकल चाहिए उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए, भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4A? चलिए, तो जो पंचायती राज संबंधी जो है वो है आपका भाग 9। ठीक है, ये इससे संबंधित है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहां कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। भाग 3 में आपको पता है फंडामेंटल राइट है। भाग 4A में आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य दिया गया है। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो न्याय दिया गया है आप उस पर फिर से आप रिव्यू कर सकते हो, यानी फिर से देख सकते हो अपने न्याय को। और इस न्याय को कहां से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके द्वारा जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने न्याय को फिर से पुनरावलोकित कर सकता है, यानी किसी को आप कोई फैसला दे सकते हो तो दोबारा आप उस पर अमल भी कर सकते हो कि क्या मेरा फैसला सही था या गलत था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? बताइए, आपात संबंधी जो उपबंध है ये आपका लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखिएगा। ठीक है, देखो अगर आपके संविधान के स्रोत की बात हो तो सबसे बड़ा स्रोत आपका भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। ठीक है, तो इससे भी लिया गया है और जर्मनी के वीमर संविधान से भी लिया गया है। यहां तक क्लियर है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? ठीक है, यानी स्रोत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इनको भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। तो भारतीय संविधान में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड से। कभी कभी आयरिश भी ऑप्शन में होता है तो आप गलत मत करिएगा, आप इसको सही करिएगा। आयरिश और आयरलैंड दोनों सेम चीजें हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? आपको पता है कि जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। तो आपसे पूछा गया कि जो तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, देखो 12 अनुसूची है। अगर आप कहोगे तो मैं 12 के 12 अनुसूची की मैं ट्रिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिसमें आपकी पहली जो आपकी अनुसूची है वो राज्यों से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, इन सबसे संबंधित। दूसरी अनुसूची आपकी शपथ से संबंधित है, जो विभिन्न पदाधिकारी शपथ लेते हैं। और तीसरी अनुसूची जो है वो आपकी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, कैसे मिलता है, वेतन की क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें आपको भाग 3 में तीसरी अनुसूची में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ या दल बदल से? बताइए। 8वीं सूची, अभी ऊपर भी आपकी सूची से ही था, अनुसूची या सूची से था, ये वाला भी आपकी सूची से ही है। तो जो 8वीं अनुसूची थी ये आपके संबंधित है भाषाओं के साथ। क्लियर है? जो दल बदल है ये 10वीं अनुसूची में शामिल है। जो भाषा है, जब संविधान बना तो आपके पास 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा 14। अब कितनी है वर्तमान में? 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। सबसे लास्ट में जो 4 भाषाएं ऐड की गई थी वो याद रखिएगा 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं ऐड की गई, उनका नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं थी जो सबसे लास्ट में ऐड की गई थी। चलिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? संसद का सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य?
चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये आपका आंसर सही जाएगा। लोकसभा का सदस्य, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। आपने देखा जो आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आपके वाराणसी सीट से ये पहले आपके लोकसभा बन चुके हैं, यानी लोकसभा सदस्य हो चुके हैं, मेंबर, ये चुनाव जीत चुके हैं। अब जब ये चुनाव जीत चुके हैं तभी ये क्या बन चुके हैं, पीएम बन चुके हैं, यानी वो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। क्लियर है। जो लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 81 में आते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं ये आर्टिकल नंबर 80 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न होता है। कौन होता है जो प्रधानमंत्री चुना जाता है? उच्च सदन में बहुमत दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, उच्च सदन में अल्पमत, या निम्न सदन में अल्पमत। तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई है, लोकसभा। देखो मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। अब आप, अगर आपको ये लग रहा है कि सर मुझे करने का तो टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप खुद ही आंसर बता दे रहे हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो से ऐसे ही करूंगा, आपको समय दे दिया करूंगा। क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चे होते हैं ना, इनको एक्सप्लेनेशन से इनको ज्यादा मतलब नहीं होता, इनका सेम मतलब होता है कि बस आंसर मिल जाए। वैसे फिलहाल ये ठीक चीज है, आपका समय बच जाता है, लेकिन कोशिश किया करिए कि आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप घूम जाओगे। ठीक है, और हर बार क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर ही दिया जाता है एग्जाम में। चलिए, तो अगर आपको ये चाहिए कि हाँ सर मुझे थोड़ा समय दिया करिए 5 से 6 सेकंड, फिर आप एक्सप्लेन करिए, तो मैं कर दिया करूंगा अगले वीडियो से। ठीक है, चलिए, आज आपके 300 क्वेश्चन की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है, अभी अभी हमने बताया कि लोकसभा का क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। और निम्न सदन में जो बहुमत पाता है वही तो होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर बहुमत नहीं मिल रहा है तो भाई वो क्या कर लेता है, गठबंधन कर लेता है। क्लियर है ना यहां तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिए, लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं। कमेंट में मुझे चाहिए, सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे लोकसभा में मैक्सिमम कितने सीटें हो सकती हैं। जरूर लिखिए, सभी लोग जो बच्चे मेरी वीडियोज को देख रहे हो जरूर लिखेंगे इस चीज को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप सबको पता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्लियर है यहां तक? चलिए, और किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 75, यहां तक आपको याद रखना है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, बताइए। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 331। जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और किस अनुच्छेद के तहत? 331। चलिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, बताइए। जैसे कि आपको पता है यूपी में इतनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में इतनी सीटें लोकसभा की हैं, दिल्ली में इतनी हैं, तो वो किस आधार पर डिवाइड करते हैं? क्या सब जगह पूरे स्टेट में बराबर बराबर सीटें नहीं कर सकते हैं कि भैया चलो यूपी में इतनी सीटें हैं, सब पूरे स्टेट में इतनी होगी? नहीं, उसमें जो बांटी जाती हैं जो सीटें, वो बांटी जाती हैं जनसंख्या के हिसाब से। और ये जो जनसंख्या है ये 1976 के जनगणना से ही ये चीजें चालू है, यानी 1976 की जनगणना के बाद में लोकसभा की सीटों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है। जितनी सीटें 1976 में थी उतनी ही सीटें आज भी हैं। अगली सीटें कब चेंज होंगी, तो वो होंगी 2026 में। आप इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हो, यानी 2026 में जब आपकी जनगणना 2021 में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ये देखा जाएगा किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कितनी जनसंख्या, उस आधार पर वहां पर सीटें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। भाई घटेगा तो नहीं, क्योंकि जनसंख्या घट थोड़ी ना रही है, बढ़ेंगी जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बताइए। अधिवास, वंशक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व। अगर आपकी संपत्ति है भारत में तो आप, इसका ये कारण नहीं कि आपको जो आपको नागरिकता है वो मिल जाएगी। ठीक है, नागरिकता कैसे कैसे मिलती है वो आपको अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखिए,
भारत नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? देखो, जो भारत की नागरिकता है, या तो आपका जन्म हुआ हो भारत में, वंशानुक्रम से हुआ हो, यानी आपके पिताजी अगर भारत की नागरिकता पाए तो आपको भी मिल सकती है। देशीयकरण से मिल सकती है, यानी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता छोड़कर भारत की लेना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो फॉलो करिए, आपको मिल जाएगी। क्लियर है? यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार। तो याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है इसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है न्यायालय में, लेकिन नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य कभी भी बदले नहीं जा सकते, जो है वही रहेंगे। ठीक है, मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए। चलिए देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो 352 जो आर्टिकल है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति ये सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, बंद कर देता है। सिर्फ दो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर सारे जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। क्लियर है? यहां तक सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? कल्याणकारी राज्य, तो आपको पता है कल्याणकारी राज्य जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसमें मैं समय नहीं लेता हूं, इसका आंसर बता देता हूं। वाद योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल सब में आ चुका है। यानी कम से कम ये मान के चलिए 2015 से 19 के बीच में कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, उस पेपर से रिपीट भी कई बार हुए, यानी किसी शिफ्ट में आया है, दूसरे शिफ्ट में भी आया है, यानी इस हिसाब से अगर आप लोग तो 30 से 40 बार आ चुका है। ठीक है, लेकिन हम विभिन्न पेपरों की अगर बात करें तो 5 से 6 बार ये आ चुका है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन या करों की अदायगी? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करों की अदायगी। क्लियर है? यहां तक ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सारे आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो करों की अदायगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? बताइए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है सभी नागरिकों के लिए। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए, सभी नागरिकों के लिए आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या सही है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लोकसभा भी भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है, और राज्यसभा जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट में जरूर लिखिए कैसा क्वेश्चन का लेवल है, कैसी क्लास चल रही है, अच्छी है बुरी है, जो भी है लिखिए। मुझे गलत कमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप लिख सकते हो, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए खूब, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। चलिए, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन का क्रम क्या है? तो भैया ये तो सिंपल है, निम्न सदन होता है आपका लोकसभा और उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, सीधी सी बात है। क्लियर है ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? बताओ भैया। 35 साल अगर आपकी एज होगी तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो, ठीक है। सिर्फ एज से ही कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है। चलिए
तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 साल। यानी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल एज होगी तभी आप बन सकते हो। बाकी 30 साल जो होती है ये आपके राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होती है, 25 साल जो होती है ये आपको लोकसभा सदस्य बनने के लिए होती है, प्रधानमंत्री आप बन सकते हो इससे। चलिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम एज तो आपने देख लिया कि 35 साल होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं होती है, ठीक है, जितनी भी एज हो फर्क नहीं पड़ता, आप राष्ट्रपति बन सकते हो। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल को कम से कम कितने सदनों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एनटीपीसी 2016 में जैसे बाढ़ आ गई थी, इस क्वेश्चन को हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदनों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए, ठीक है। जब चुनाव का नामांकन होता है तो 15,000 रुपए उपराष्ट्रपति जमानत के लिए देता है, याद रखिएगा। चलिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हमने अभी बता दिया है कि सभी राज्यों की जो सीटें होती हैं वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड होती हैं। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें कहां पर होंगी? उत्तर प्रदेश में होंगी। और कितने सीटें हैं उसके लिए आपको नीचे लिए चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 31 सीटें होती हैं। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए, तो आई होप आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे फिलहाल हम लोग 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं, लेकिन आज 3 क्वेश्चन कम है, कोई बात नहीं, कल कवर कर देंगे कल की क्लास में। चलिए, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आपको पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि आप इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है आपको कि लोकसभा के अधिकतम कितने सीटें हो सकती हैं या लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट, ठीक है। चलिए, जल्दी से आप कमेंट करिए आप लोग कितने लोग हैं या कितनी सदस्य संख्या हो सकती है। नहीं पता तो आप गूगल करिए, कहीं पर ढूंढिए, लेकिन ढूंढ के आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त